Hello friends, welcome back to my channel. What we have discussed from last video till now is what is the contract, what is the agreement. Agreement is equals to offer plus acceptance, contract is equals to offer plus acceptance plus enforceable by law basically. Okay, and उससे हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के नेचर किस टाइप के होते हैं, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट, एजेंसी, प्लेज एटसेट्रा, हाइपोथिकेशन एटसेट्रा. ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली. ठीक है, आज की वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंसेस रीड करने के लिए बोला था बेसिकली, क्योंकि हम एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके थे, तो वो आपने रीड कर ही लिए होंगे बेसिकली. ओके, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो प्लीज कम इन टू पेज नंबर 1.4. मेरे साथ स्टार्ट करेंगे सब लोग, ध्यान से सुनना. ओके, तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एवरी कॉन्ट्रैक्ट विच हैव एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ना जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली. ठीक है, तो सेक्शन 10 डिफाइन करता है व्हाट आर द एलिमेंट्स, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली. ठीक है, फर्स्ट वी नीड्स टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द एलिमेंट्स. फर्स्ट पॉइंट उसका बोलता है फर्स्ट एग्रीमेंट बेसिकली. एग्रीमेंट ऑब्वियस ही बात है, अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से एग्जिस्ट कर जाएगा. सेकंड थिंग, फ्री कंसेंट अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट फ्री कंसेप्ट का एक बेसिक एग्जांपल ले लो, किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते. कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, ये नहीं कि तुम किसी पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो बेसिकली. ओके, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट इज लॉफुल कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए. लेट से फॉर टेक एन एग्जांपल कि तुम्हारे पास एक 50,000 की कार है, 50,000 रुपीज़ कार है तुम्हारे पास, तुमने उसको सेल किया किसी थर्ड पार्टी, किसी सेकंड पार्टी को, उसने आपको उसके बदले में बोला कि आई विल गिव यू ओनली 5,000 रुपीज़. सो इट इज़ नॉट अ एक्सेप्टेबल. ठीक है, तो ये एक लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कार की वैल्यू कितनी थी, 50,000 थी. भले ही वो सेकेंड हैंड है, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो सिर्फ अभी भी 50,000 की है. लेकिन वो सामने वाली पार्टी क्या बोल रही है, सामने वाली पार्टी बोल रही है कि मैं सिर्फ 5,000 ही दूंगा. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन बेसिकली. और लॉफुल कंसिडरेशन में जो पहले या ये भी होता है कि लेट से एग्रीमेंट बनाते टाइम जो चीज़ डिसाइड हुई थी कि ये वाला ये इस फॉर्म में कंसिडरेशन होना चाहिए, उसी फॉर्म में कंसिडरेशन होना चाहिए. ये नहीं कि तुम बाद में जाके डिनाइड कर दो कि नहीं भाई मेरे पास ये नहीं है, मैं तो इसके बदले में ये दे दूंगा कंसिडरेशन. ऐसे नहीं होना चाहिए. ठीक है, लीगल ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है वो लीगल होना चाहिए. ये नहीं कि भाई तुम लेट से कि अगर तुमने कार ली है तो इसका मतलब, अगर मान लो तुमने रेंट पे किसी की कार ली है. ठीक है, रेंट पे कार लेने के बाद एक्सीडेंट कर दिया तुमने, जानबूझ के कर दिया और वहां से भाग गए, तो कार जिसकी थी पुलिस तो उसी को जाके पकड़ेगी ना. तो वहां पे एक ऑब्जेक्टिव जो है वो लीगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए कोई भी. ठीक है, क्योंकि रेंट पे कार लेना भी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ही है बेसिकली. ठीक है, not expressly declared to be void as per section 24, 30, 56. ये हम लेटर आगे जाके डिस्कस करेंगे. सेक्शन नंबर 24, 30 एंड 56. इन तीनों सेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड नहीं होना चाहिए एक्सप्रेसली. ठीक है, मतलब उसमें लिखा हो जो भी इन तीनों के सेक्शन के अंदर लिखा होगा उनके अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो वो वॉइड नहीं होना चाहिए एक्सप्रेसली. ओके, ये तो थे एक्सप्रेसली जो एलिमेंट बता रखे हैं सेक्शन 10 ने, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी है जो सेक्शन 10 ने नहीं बता रखे, बट वो होना जरूरी है बेसिकली. ठीक है, तो व्हाट आर दोज एलिमेंट, ये टू पार्टीज. ऑब्वियस ही बात है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो टू पार्टीज मैंडेटरी है, अदरवाइज सिंगल कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा. ठीक है, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए. ये नहीं कि बेसिकल मतलब कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा पर्सन और तुमने फिक्टिशियस पर्सन दिखा के बोल दिया कि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. लाइट से कि मैं हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, बट मैंने ऐसी ही कोई एंट्री दे दी कि मैंने राम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब मेरे को चाहिए, राम मेरा पैसे लेके भाग गया. गवर्नमेंट बोलती है राम को ढूंढ के लेके, और राम कहाँ से मिल जाएगा जब राम एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो अब मैं केस जीत जाऊंगा, गवर्नमेंट को मेरे को पे करना पड़ेगा, या फिर जो भी पेनल्टी वगैरह होगी मेरे को, मतलब
कोई ना कोई तो मेरे लिए बियर करेगा ना मेरे एक्सपेंसेस, या फिर लीगल जो डिस्प्यूट, लीगल जो भी फाइल केस वगैरह होगा वो सब गवर्नमेंट वगैरह बियर करेगी या फिर कोई भी बियर करेगा, ठीक है। बट मैं नहीं बियर करूंगा क्योंकि मैंने तो फिक्टिशियस नाम दिखा दिया, बट गवर्नमेंट को ये चीज़ पता ही नहीं है। तो बेसिकली इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज है ना उनको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं करी फिर तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ना। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट जो इस पर्पज से कर रहे हो उसके मतलब जो एक सर्टेनिटी होनी चाहिए उसकी, ठीक है, उसके मतलब की। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना मतलब जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एक आपको एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ ये अपनी परफॉर्मेंस दे देगा इसके कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। ऐसा नहीं कि तुमने एक ऐसे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जो कि लाइट से कि कोई गुंडा है कॉलोनी का, तुम भाई एक नया नेबर आया है, वो आके रहने लग गया, उसको पता नहीं था कि वो गुंडा जो है वो परफॉर्मेंस नहीं देगा उसको, उसे पता नहीं है कि वो गुंडा है बेसिकली, ठीक है। उसने उसके साथ कांटेक्ट कर लिया, उसने अपनी कोई भी टेबल वगैरह दे दी, सेल कर दी उसको, उसने बोल दिया मैं आपको 5 दिन बाद पैसे दे दूंगा, गुंडे ने बोल दिया। अब उसको लगता है कि भाई गुंडा दे ही देगा क्योंकि उसे थोड़ी पता है कि वो गुंडा है, बाद में पता लगा ये वो पैसे नहीं देगा, तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस उसमें एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था क्योंकि वो गुंडा पैसे देने वाला ही नहीं था, वो डीट था। बट पर्सन को तो नहीं पता ना, वो तो एग्रीव्ड पार्टी हो गया, ठीक है। हम रीड कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। In terms of section 10 of the act, all agreement are the contracts if they are made by free consent of the parties. The parties competent to contract का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि ऐसा नहीं इंसेनिटी वगैरह, मतलब पागल ना हो कभी कभी पता लग रहा है पागल है उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इनकम्पिटेंट होगा अगर पागल हुआ तो, लेकिन वो पागल नहीं है, मतलब साउंड माइंड है, तो इसका मतलब वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। फॉर लॉफुल कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्टिव, एक लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था, ठीक है। एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। Since section 10 is not complete and exhaustive, so there are certain other sections which also contains requirement for an agreement to be enforceable. Thus, in order to create a valid contract, the following elements should be present. Following elements should be present होने चाहिए, मतलब कि ठीक है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो these are the further elements which needs to be present in valid contract. Okay. Two parties, there must be a two parties, single party cannot do a contract, cannot execute a contract basically, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, तो ये मेरे को रीड मारने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट लिटिल बिट मार देता हूँ थोड़ा सा। वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट हिमसेल्फ, अपने साथ थोड़ी कर लेगा कोई कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पार्टीज, वन पार्टी मेकिंग द ऑफर एंड द अदर वन पार्टीज एक्सेप्टिंग द इट, ठीक है। मैंने ऑफर बनाया तो सामने वाला कोई एक्सेप्ट करने वाला भी तो नहीं होना चाहिए ना, ये थोड़ी कि मैंने बना के मैंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। ए कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ये नहीं कि लाइक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए, वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। अगर तुम बोल दो कि भाई कंपनी भी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके साथ भी तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट कंपनी के पास कुछ अलग राइट्स हैं जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और एमसीए वगैरह उसको देते हैं, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। बेसिकली मेंबर उसके बिहाफ पे सारे कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉमन सील वगैरह उनके बिहाफ पे उनको साइन करके तब करते हैं, ठीक है। उसमें भी लाइबिलिटी किसकी अराइज होती है, मेंबर की अराइज होती है, बट नाम कंपनी का यूज होता है। एंड बाय अदर्स पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस, दिस इज कंपनी। देखा कंपनी भी एलिजिबल है फॉर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा। इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज आर असर्टेनेबल, जो आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज है उसको असर्टेनेबल हो, ठीक है, वो मतलब पता करने लायक हो, ऐसा ना हो कि आइडेंटिटी ही नहीं पता लग रही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देगा टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी टू पार्टीज, सेलर एंड बायर, ठीक है। द सेलर एंड बायर मस्ट बी
two different person because a contract because a person cannot buy his own goods. ठीक है, बेसिकली सेलर अपने गुड्स क्यों खरीदेगा, उसको तो सेल करना है बाहर. ठीक है, तो यहाँ पे केस लॉ बता रखा है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी. ठीक है, when on the discussion of the partnership the asset of the firm were divided among the partners, the sales tax officer wanted to tax this transaction. ठीक है, it was held that it was not a sale. The partners being joint owner of those assets cannot be both the buyer and seller. ठीक है, यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे दो लोग थे जो पार्टनरशिप करके चला रहे थे एक पार्टनरशिप फर्म को, उन्होंने आपस में गुड्स एक्सचेंज कर लिए. बेसिकली यहाँ ना ये रहा, द एसेट ऑफ द फर्म वर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, वो पार्टनर्स में डिवाइडेड हो गई. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर्स ने परचेज करी है. यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा कि एक सेलर है एक बायर है. यहाँ पे ना तो कोई बायर है ना कोई सेलर है. यहाँ पे फर्म की जो एसेट थी वो पार्टनर में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हुई है. तो यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. तो द पार्टनर्स बीइंग जॉइंट ओनर ऑफ द एसेट कैन नॉट बोथ आर बायर्स एंड सेलर. ठीक है, जो दोनों हैं वो उनमें से कोई भी या ना तो दोनों बायर हो सकते हैं ना दोनों ही सेलर हो सकते हैं. बेसिकली यहाँ पे वही एग्जांपल बता रखा है. ठीक है, केस लो याद होता है वेल एंड गुड, नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है. सेकेंड थिंग, parties must intended to create a legal obligation. ठीक है, parties must intend to create a legal obligation. जो पार्टीज हैं जब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रही हैं तो उनकी एक इंटेंशन होनी चाहिए कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करनी है. लीगल ऑब्लिगेशन हम अर्लियर हम नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वैसे कि लेट्स से अगर मैंने किसी से कॉन्टैक्ट किया है, मैंने इनवॉइस बना के दिया होगा, मैं एक सेलर हूँ और सामने वाली पार्टी बायर है, तो मैंने इनवॉइस बना के दिया होगा. अब मैंने इनवॉइस बना के दिया है तो इसका मतलब जो इनवॉइस है वो एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि हाँ भाई मैंने इनवॉइस बना के दे दिया तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द गुड्स टू द अदर पार्टी. ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और मेरा राइट्स क्या है, मेरा राइट है कि मैं उससे पेमेंट ले लूँ. ठीक है, तो ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है ना हम दोनों की, मेरी सेलर की भी बायर की भी. ठीक है, एक तरीके से समझ में आ गया होगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं. लीगल ऑब्लिगेशन कई तरह की से हो सकती है. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. रीड मारने की तो ज़रूरत नहीं है बेसिकली, लेकिन मार देते हैं कोई. देयर मस्ट बी इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन दैम. सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, हैंस दे डू नॉट रिजल्ट इन टू द कॉन्ट्रैक्ट. मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था लास्ट वीडियो में कि सोशल एग्रीमेंट क्या होता है. सोशल एग्रीमेंट लेट से कि सोशल एग्रीमेंट लाइक जैसे कि फादर एंड सन में कॉन्ट्रैक्ट होता है. फादर बोलते हैं अपने सन से कि भाई मैं तेरे को पॉकेट मनी दे दूंगा नेक्स्ट मंथ. वो वाला एग्जांपल मैंने पहले भी लिया था. ठीक है, पॉकेट मनी दूंगा और फादर डिनाइड कर देते हैं बाद में जैसे उनकी सैलरी आती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तेरे को आज इस मंथ पॉकेट मनी नहीं दे सकता. तो यहाँ पे अब सन जो है वो केस नहीं कर सकता अपने फादर के ऊपर जाके. ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है बस. अब एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. ए हस्बैंड अग्रीड टू पे टू हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस एवरी मंथ वाइल ही वॉज एब्रॉड. जब वो बाहर रह रहा था, हस्बैंड फेल्ड टू पे द प्रॉमिस अमाउंट, वाइफ sued him to recovery of that amount. Here in the case, wife could not recover as it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relationship. ठीक है, ये था बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस. सेम था इसी तरीके से. ठीक है, वो भी. सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है. लेखपाल प्रॉमिस टू पे 5 लाख रुपीज टू हिज सन इफ सन पास CA एग्जाम. ऑन पासिंग द एग्जाम द सन क्लेम द मनी. हेयर द सन कुड नॉट रिकवर एज इट वाज अ सोशल एग्रीमेंट. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ एक गलत लिखी है कि सन कुड नॉट रिकवर्ड. बेसिकली गलत मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सन ले तो सकता है बट ये मैंडेटरी नहीं है कि वो ज़बरदस्ती ले ले. ठीक है, वो एक तरीके से रिक्वेस्ट तो कर सकता है ना अपने फादर से. वो यहाँ पे एनफोर्सिबिलिटी मतलब कि एक ज़बरदस्ती नहीं ले सकता बेसिकली, ये कह सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन अ कंडीशन दैट ही मस्ट पे
फॉर द पे फॉर द अमाउंट ऑफ द गुड्स विद इन 30 days। 30 days का वो क्रेडिट मांग रहा है बेसिकली, ठीक है। हियर ए इंटेंडेड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप विद बी, हैज द सेम इज कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ फेलियर बाय बी फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑन द ड्यू डेट, ए कैन स्यू हिम टू इन द कोर्ट। बेसिकली उसने एक प्रॉमिस कर दिया, ए ने एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एग्जीक्यूट भी कर दिया क्योंकि गुड्स वो पहले ही डिलीवर कर चुका है, ठीक है, ए जो है बी को, ठीक है। और ए की तो यहाँ पे क्या हो गया, एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई और यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप भी बन गई इन दोनों के बीच में। तो ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अगर बी फेल्ड होता है आफ्टर 30 days तो बी को स्यूट कर सकता है ए, ठीक है। थर्ड क्या है, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। इन सर्टेन केसेस में अदर फॉर्मेलिटीज भी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्ट में बी रिटर्न और स्पोकन, बेसिकली रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ठीक है। एज टू द लीगल इफेक्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। बेसिकली ये ओरल भी बोल सकते थे यहाँ पे, वर्ड ऑफ माउथ। बट in the interest of the parties the contract must be written। बेसिकली पार्टीज के इंटरेस्ट के लिए, ताकि पार्टीज की जो बेसिकली लाइट से अगर तुम रिटर्न में करोगे तो वो ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है, होगा वो स्ट्रांग ओरल भी, बट एक सेटिस्फेक्शन होती है ना पार्टीज के बीच में कि हाँ भाई हमने रिटर्न में लिखित में दिया है या फिर उससे भी हमको लिखित में मिला है, बेसिकली रिटर्न फॉर्म में मिला है, तो एक बेसिकली एक स्ट्रांग एविडेंस हो जाता है कि हाँ हमारे पास स्ट्रांग एविडेंस, स्ट्रांग प्रूफ है, ठीक है। In the case certain contracts some other formalities have to be complied with make the legally enforceable, ठीक है। For example contract of insurance is not valid except as the written contract। अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा तो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें रिटर्न फॉर्म आई मीन रिटर्न में करना मैंडेटरी होता है बेसिकली, ठीक है। फर्दर इन द केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉ विच इन फोर्स एट द टाइम इज एसेंशियल फॉर इट टू बी वैलिड। एग्जाम्पली ग्रेटिया, इस ईजी का फुल फॉर्म होती है एग्जाम्पली ग्रेटिया, मतलब इसकी फुल फॉर्म जो है वो है एग्जाम्पली ग्रेटिया। आई थिंक किसी ने नहीं बताई होगी, फुल फॉर्म इसकी लिख देता हूँ, एक सेकेंड, कहाँ जाएगा, एग्जाम्पली ग्रेटिया। एग्जाम्पली ग्रेटिया होती है इसकी फुल फॉर्म, एग्जाम्पली ग्रेटिया, सॉरी वाई, एग्जाम्पली ग्रेटिया, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रेटिया इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी सेल वगैरह करनी है तो उसके लिए उसके लिए हम लोगों को रिटर्न फॉर्म में कॉन्टैक्ट करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वगैरह होती है सब रिटर्न फॉर्म में होती है। ओरली कोई भी प्रॉपर्टी नहीं सेल कर सकता, ऐसा तो कोई भी किसी की प्रॉपर्टी भी ले लेगा, नींद में कुछ भी दे देगा या ड्रिंक करवा के, ठीक है, ड्रिंक करवा के बोल देगा तू मेरा भाई है, आज तेरे नाम कर दी प्रॉपर्टी, लाइक दैट, ठीक है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ठीक है, जो उसकी मीनिंग है वो सर्टेन होनी चाहिए। द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इनडेफिनेट। वेग नहीं होना चाहिए, जैसे कि मीनिंगफुल कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंगफुल एग्रीमेंट होना चाहिए। लाइक से तुमने कोई वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई 1 दर्जन बुक्स दे दूंगा मैं आपको, इतने रुपए की दूंगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने, जैसे अगर ये चीज़ लिखी होगी सेम थिंग तो अच्छी बात है, ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे एक सर्टेन मीनिंग निकल के आ रही है उस एग्रीमेंट से कि हाँ भाई बुक का कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये नहीं कि वहाँ पे लिख दिया भाई मैं आपको बुक दे दूंगा, आप मेरे को टेडी बियर दे देना, उसके बाद मैं आपको बुक्स के सिर्फ कवर दे दूंगा, उसके बाद मतलब तीन चार वर्ड्स एक साथ मिक्सअप करके लिख दिए, कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा, तो जो पढ़ने वाला है वो समझ ही नहीं पा रहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या है, ठीक है। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल ए अग्रीज टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, 100 टन्स ऑफ ऑयल सेल करने की बात कर रहा है ए बी को, ठीक है। देयर इज नथिंग सर्टेन इन द ऑर्डर टू शो दैट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड फॉर सेल, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर इसने बोल दिया ए एग्री टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, ये एग्री हो गया बी को 100 टन्स ऑफ ऑयल सेल करने के लिए, बट कब सेल करना है,
किस टाइम पे सेल करना है, क्या कंसीडरेशन मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता, सिर्फ सेल करेगा ये पता है। तो कब सेल करेगा नहीं पता, कितने कंसीडरेशन में सेल करेगा नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। इसलिए सेकंड वाला एग्जांपल पढ़ते हैं। एक्स वाई जेड एग्रीज टू लीज द लैंड टू मिस्टर ए फॉर इंडेफिनाइट ईयर, इंडेफिनाइट ईयर के लिए, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड एज द पीरियड ऑफ द लीज इज नॉट मेंशन। जो लीज का पीरियड है वही मेंशन दिए हैं, इंडेफिनाइट पीरियड। इंडेफिनाइट पीरियड क्या है, कोई डिफाइन ही नहीं है, डेफिनेशन डिफाइन नहीं है इंडेफिनाइट पीरियड में कितनी लिमिट है कितनी नहीं है, ठीक है। इसीलिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट किया है उसके परफॉर्म करने की क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, एन एग्रीमेंट टू बी एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट्स सेल्फ कैन नॉट बी एनफोर्ड, ठीक है। बेसिकली ये बोल रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट किया है ना वो कैपेबल होना चाहिए कि हाँ वो उसकी परफॉर्मेंस हो पाएगी। ये नहीं कि अब बोल दिया कि भाई मेरे को खजाना ला के दे दो खोज के, उसके बाद मैं आपको आपकी कार रिटर्न में दूंगा या फिर आपको उसके बाद में सेल करूंगा। अगर आप मेरे को खजाना देते हो तो खजाना इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस, ठीक है। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा बंदा, क्योंकि पता है कि खजाना तो मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ कैन नॉट बी एनफोर्स। जो एग्रीमेंट का जो एक्ट है ना वो अपने आप में अगर इम्पॉसिबल है तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं बना सकता बाद में भी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल दिया खजाना ढूंढ के लेके आना है, अब तुम इस चीज को रेटिफाई कर ही नहीं सकते, कभी भी खजाना ला के दे ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे, क्योंकि खजाना मिल ही नहीं सकता, कुछ ऐसी थी, ठीक है, लाइक दैट। या फिर बोल दिया हवा में उड़ के दिखाओ, हवा में नहीं उड़ सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट एग्जांपल। ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर द ट्रेजरी बाय मैजिक। देखा, खजाना ढूंढना है मैजिक से, ठीक है। कैसे ढूंढना है, मैजिक से भाई। तो मैजिक से खजाना कैसे ढूंढ देगा, खजाना ढूंढ ही नहीं सकता, ठीक है। दैट एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्सिबल एज इट इज नॉट पॉसिबल टू बी परफॉर्म, ठीक है। जो एग्जाम्पल मैंने दिया था सेम डिक्टो वही है, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है, चार्ट को रीड कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एग्रीमेंट है, ठीक, एसेंशियल एलिमेंट्स है बेसिकली, ठीक है। पहले एलिमेंट, इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। एक इंटेंशन होनी चाहिए कि यहाँ पे एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल होनी चाहिए सारी की। नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड एज पर सेक्शन 24, 30 एंड वन मोर, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के कर पाएगा नहीं कर पाएगा उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि ट्रेजरी वाला एग्जांपल नंबर 10, ठीक है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, उसकी जो मीनिंग है वो सर्टेन होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आने लायक होनी चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट, कंसेंट धमका के या गन वगैरह के उस पर नहीं ली हुई होनी चाहिए, ठीक है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस से ही एग्रीमेंट बनता है, ठीक है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। अब एक सेकेंड, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट। अब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या था, एग्रीमेंट ही था, तो यहाँ पे इसीलिए और लगा दिया है, ठीक है। दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बोल दो या फिर इसको एग्रीमेंट बोल दो, बोथ आर सेम, ठीक है। एन एग्रीमेंट is the first essential element of a valid contract according to section 2 subsection E। basically section number 2 subsection E क्या बताता है, definition of agreement, ठीक है। ये क्या था, definition of agreement थी, ठीक है। 1872 every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, ठीक है। जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो बन जाता है क्या, प्रॉमिस। बेसिकली मैंने एक ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये प्रॉमिस बन गई दोनों तरफ से। उसने भाई एक्सेप्ट किया, उसने भी किसी बिहाफ पे किया होगा, वो अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया है, प्रॉमिस हुई है इनडायरेक्टली, इम्प्लाइडली बेसिकली, ठीक है, नॉट इनडायरेक्टली, इट्स इम्प्लाइड, ठीक है। फ्री कंसेंट, कंसेंट मस्ट बी फ्री, तो कंसेंट धरा धमका के नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट when they are agreed upon the same thing, जब वो दोनों सेम ही थिंग पे एग्री हो। लाइक से कि मैंने बोल दिया कि भाई मैं अपनी कार को 50,000 में सेल करूंगा, सामने वाला बोला ओके आई एग्री फॉर दैट, ठीक है, सामने वाली पार्टी एग्री हो गई, उसने 50,000 में मेरे से कार परचेज कर ली, उसने 50,000 दे दिए, तो इसका मतलब यहाँ पे बोथ पार्टीज एग्रीड हो रही है, यहाँ पे फ्री कंसेंट है, कोई भी प्रेशराइज नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, सबको पता है कि किसकी क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग वो एग्रीड हो गया, ठीक है। सेम थिंग इन द सेम सेंस, बेसिकली ये लाइन बहुत ध्यान रखना, टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे आर एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, सेम थिंग सेम चीज के ऊपर सेम ही सेंस में एग्री हो रहे हो, ये नहीं कि अलग अलग से। अगर यहाँ पर सेम थिंग लिखा हो, इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर आ रहा है, कार के ऊपर, सेम ही थिंग है, उसके लिए भी कार ही है, मेरे लिए भी कार ही है, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, कार को सेल करना, तो सेम थिंग के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सेम सेंस में। मैं बोल रहा हूँ 50,000 की, वो भी बोल रहा है ओके आई विल एग्री फॉर पे 50,000, ठीक है, 50,000, ठीक है, तो दोनों सेम सेंस में हो रहा है ना, मैं भी 50,000 के सेंस में हो रहा हूँ, वो भी 50,000 के सेंस में, तो सेम सेंस में भी होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे से एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज आइडेंटिटी ऑफ माइंड इन अंडरस्टैंडिंग द टर्म वाइज कॉन्सेसस एड इडम, ठीक है, ये एक ये बेसिकली मैक्सिम लैंग्वेज बोल देते हैं इसे, ठीक है, लॉ की लैंग्वेज को मैक्सिम लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। ये जो कॉन्सेसस एड इडम है ना, इसका मतलब है आइडेंटिटी ऑफ द माइंड इज अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ वाइज कॉन्सेसस एड इडम, बेसिकली, ठीक है, तो मतलब कि फ्री कंसेंट, ठीक है। फर्दर सच कंसेंट, एक सेकेंड, फर्दर सच कंसेंट मस्ट बी फ्री, तो ये जो कंसेंट है ये फ्री होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। Consent would be considered as free if it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake। अब मैं बता देता हूँ आपको कोर्शन क्या होता है, ठीक है। कोर्शन होता है डरा धमका के किसी को गन पर ट्रिगर पॉइंट करके उससे आपने जबरदस्ती कांटेक्ट किया है। लाइट से उसकी कार की वैल्यू थी 50,000, आपने बोला मेरे को 5,000 रुपये में दे, अदरवाइज मैं तेरे ब्रदर को किल कर दूंगा, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, आप सुपीरियर पार्टी हो, आप अपने एम्प्लॉयज का ज्यादा फायदा उठा रहे हो, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, या फिर अनजस्ट एनरिचमेंट कर रहे हो, मतलब कि उनके वर्क वो कर रहे हैं, नाम तुम बोल रहे हो कि मेरी वजह से काम किया है अपने बॉस से, ठीक है, आप मीडिएट मिड साइज के मैनेजमेंट हो, ठीक है, मैनेजमेंट वाले पर्सन हो, ठीक है। फ्रॉड, आपने फ्रॉड कर दिया, ठीक है, फ्रॉड कैसे कर दिया, लाइट से कंपनी की इन्वेस्टमेंट थी नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट किसी अदर, लाइक से आपने कंपनी के पास से ही पैसा चुराने के बाद, ठीक है, फ्रॉड ये बेसिकली कंपनी से पैसा चुराया, दूसरी कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, कंपनी को बिना बताए अपने नाम पे, तो ये एक तरीके से क्या है, फ्रॉड है, ठीक है। अब मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, कंपनी के पास कैपिटल इतनी है ही नहीं, कंपनी के पास प्रॉफिट हो नहीं रहे, लेकिन कंपनी तब भी प्रॉफिट दिखाई जा रही है, ठीक है, उसके बाद अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया पब्लिक में फॉर परचेज फॉर ऑफरिंग द शेयर्स, ठीक है, इन द पब्लिक, ठीक है। अब एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, ए हु ओन्स 2 कार्स इज सेलिंग रेड कार टू बी, ठीक है, ए के पास 2 कार है जिसमें से रेड वाली कार वो बी को दे रहा है, ठीक है। बी थिंक ही इज परचेजिंग द ब्लैक कार, बी ने सोचा कि वो ब्लैक वाली कार परचेज कर रहा है, देयर इज नो कॉन्सेसस एड इडम, ठीक है, एंड हैंस नो कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेसस एड इडम नहीं है, मतलब कि यहाँ पे माइंड्स जो है वो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है दोनों का ही, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है वही अंडरस्टैंडेबल नहीं है, यहाँ पे ये जो था ना, ये एक सेकेंड, यहाँ पे कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज आइडेंटिटी ऑफ द माइंड इन अंडरस्टैंडिंग टर्म्स, ये जो आइडेंटिटी ऑफ द माइंड इन अंडरस्टैंडिंग टर्म्स है ना, इसका ही मैक्सिम लैंग्वेज को बोलते हैं कॉन्सेसस एड इडम, मतलब कि माइंडसेट जो है वो दोनों का सेम थिंग सेम सेंस में होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। कॉन्सेसस एड इडम का मतलब है इन द सेम सेंस, दे एग्रीड अपॉन द सेम सेंस, ठीक है, अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है। वही यहाँ पे नीचे भी एग्जांपल दे रखा है, वो आप रीड कर लेना। यहाँ पे भी इसी के रिलेटेड एग्जांपल दिया होगा, ठीक है। नीचे एक नोट दे रखा है, स्टूडेंट मे नोट दैट द टर्म कोर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक्स आर एक्सप्लेन्ड
इन इनकमिंग यूनिट्स, ठीक है, इन द नेक्स्ट यूनिट में वो एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली मैंने एक आपको आइडिया दे दिया है, ठीक है, कि ये चीज़ें क्या होती है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, पार्टी की कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए, पार्टीज मस्ट बी कैपेसिटेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कैपेसिटेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कैपेसिटेटेड कैसे होएगी, वो होएगी अगर उनको वो साउंड माइंड है, ठीक है, मेजर है, माइनर नहीं है, ठीक है, इंसेन नहीं है, ठीक है, साउंड माइंड है बेसिकली, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इज द एज ऑफ द मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द टू विच ही सब्जेक्ट, ठीक है, बेसिकली ये लॉ ऑफ मेजोरिटी एक्ट है बेसिकली, ठीक है। इज साउंड माइंड का होना चाहिए, is not otherwise disqualified from the contracting by any law to which he is subjected। बेसिकली वो क्रिमिनल या फिर एटसेट्रा अदर नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। वो क्या नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल, ठीक है, या फिर कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट या ऑफेंस एटसेट्रा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन दे रखी है यहाँ पे, ए पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट फुलफिल ऑल द अबव, एक सेकेंड हियर आ गया, मस्ट बी फुलफिल ऑल द अबव 3 कंडीशन। जो ऊपर की हमने 3 कंडीशन पढ़ी है ना, ये वाली 3 कंडीशन, एक सेकेंड, जो ये वाली हमने 3 कंडीशन पढ़ी है ना, इन तीनों कंडीशन को क्वालिफाई करना चाहिए, ठीक है, तभी वो कर पाएगा। Qualification number A refers to the age of the contracting person. The person entering into the contract must be 18 of years old, ठीक है, must be of the 18 years old. Person below 18 years of the age are considered as minor, therefore incompetent to the contract, ठीक है। minor cannot execute a contract, basically cannot enter into a contract, cannot execute a contract basically, बट माइनर कैन बी एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे एजेंसी वाले में, ठीक है। क्वालिफिकेशन बी क्या क्या बोलती है, बी क्वालिफिकेशन बोलती थी मस्ट बी साउंड माइंड, ठीक है, तो साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन नंबर बी रिक्वायर्स ए पर्सन टू बी साउंड माइंड, दैट इज ही शुड बी इन द सेंसेस so that he understand the implication of the contract at the time of entering into the contract। a lunatic, an idiot, एक drunken person or under the influences of the some intoxicant is not supposed to be a person of sound mind basically, ठीक है। मतलब कि lunatic, an idiot and drunken person और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेटेड, मतलब कि इन 4 कंडीशन, चारों का मतलब एक ही है, वो साउंड माइंड नहीं है। लुनाटिक मतलब पागल है, एन इडियट मतलब वो भी पागल है बेसिकली, ड्रंकन पर्सन दारूबाज है, ठीक है, एंड इंटॉक्सिकेंट है बेसिकली एक तरीके से लत है किसी चीज़ की या फिर कुछ भी, इज नॉट, मतलब इंटॉक्सिकेटेड मतलब बेसिकली उसको कुछ भी ड्रग्स या एटसेट्रा लेने की आदत है, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। क्वालिफिकेशन सी क्या बोलती है, requires the person entering into the contract should not be disqualified by his statute in entering into such contract। such person are बेसिकली एलियन एनिमी की बात कर रहा है, कोई भी अदर जो कंट्रीज है उससे अगर हमारा झगड़े मनमुटाव चल रहे हैं तो वहाँ के पर्सन से हमें कांटेक्ट करना नॉट अलाउड, ठीक है। फॉरेन सोवरेन है तो उससे भी अलाउड है, फॉरेन सोवरेन का एजेंट के थ्रू अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अलाउड है बेसिकली, ठीक है। फॉरेन सोवरेंस का मतलब होता है फॉरेन कंट्री के राजा महाराजा, जहाँ पर लेट से जहाँ पर शासन सत्ता चलती है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी स्टेट को ले लो, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, नॉर्थ कोरिया, इन सब स्टेट्स में जैसे शासन चलता है ना बेसिकली इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, ठीक है। convicts etc they are disqualified unless they fulfill certain formalities required by law। ये डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे अगर ये सारी ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो, ठीक है। कंसिडरेशन की बात कर लेते हैं, देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या कहते हैं। कंसिडरेशन इट इज रेफर्ड एज क्विड प्रो क्यो
दैट इज समथिंग इन रिटर्न। क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या है, समथिंग इन रिटर्न। ये भी एक मैक्सिम लैंग्वेज है, ठीक है, मैक्सिम लैंग्वेज बोल देते हैं, लॉ की लैंग्वेज को मैक्सिम बोलते हैं। जो भी इस एक लैटिन वर्ड या फिर ग्रीक या बेसिकली ज़्यादातर लॉ की लैंग्वेज लैटिन वर्ड में होती है, तो बेसिकली इट इज़ पॉसिबल दैट दिस लैंग्वेज इज ऑल दिस वर्ड दीज वर्ड्स आर ऑल्सो इन अ लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। तो इट मे बी इन लैटिन लैंग्वेज, आई एम नॉट कन्फर्म दैट, ठीक है, बट इतना बता सकता हूँ, इसको लैटिन इसको मैक्सिम लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, लॉ की लैंग्वेज को। ए वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ द लॉ में कंसिस्ट आइदर इन सम राइट, interest, profit or benefit accruing to one party, or some forbearance, detriment or loss, or responsibilities given, suffered or undertaken by other, ठीक है। बेसिकली ये यही बात बोला है, ए वैल्यूएबल कंसिडरेशन। जो वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लाइक से मैंने बोल दिया मेरी कार सेकंड हैंड हो गई है बट इसकी कंडीशन पूरी अच्छी है, ये 50,000 की है, वही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ क्योंकि सेम एग्जांपल से बहुत सारी चीज़ें डेराइव कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो 50,000 की कार की उसकी वैल्यू है बेसिकली 60,000 की, बट मैं दे रहा हूँ 50,000 में, ठीक है। अब मेरे को सेटिस्फेक्शन है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला तब भी बोल रहा है कि नहीं मेरे पास 30,000 की कार है, 10,000 का मोबाइल है, तो आप ये दोनों चीज़ ले लो। वाई आई एम टेकिंग दैट, वाई आई एम टेकिंग इन रिटर्न ऑफ दैट कंसिडरेशन, ठीक है, मैं क्यों लूँगा उसको, ठीक है। तो इसीलिए वो वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए, जिसकी उसकी 50,000 की वर्थ है तो 50,000 ही कंसिडरेशन होना चाहिए, और वो भी उसी में जो एग्रीगेट जो ऑलरेडी एग्रीड है बेसिकली, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है, ए एग्रीज टू सेल द बुक्स टू बी फॉर ₹100, बी प्रॉमिस टू पे ₹100, इज द कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस टू सेल हिज बुक्स। ए ने प्रॉमिस किया है बी को बुक सेल करने के लिए, बी ने प्रॉमिस किया ₹100 सेल करने, तो ए इज प्रॉमिस टू सेल द बुक्स इज द कंसिडरेशन फॉर बी, ठीक है। ए ने जो कंसिडरेशन दिए, ए ने जो बुक सेल करने के लिए प्रॉमिस की है वो बी के लिए कंसिडरेशन है, और जो ए बी ने बोला है ए को ₹100 देने के लिए वो ए के लिए कंसिडरेशन है, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, ये तो सिंपल है, ठीक है। सेक्शन 23 स्टेट दैट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इफ़ नॉट लॉफुल इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है। अगर लॉफुल नहीं होगा तो ऑब्वियस है प्रोहिबिटेड होगा। अगर इलीगल ऑब्जेक्टिव है या फिर इलीगल कंसिडरेशन है, या फिर लाइट से अगर उसने बोल दिया मैं आप तुमको ड्रग्स सेल कर दूंगा, तुम मेरे को ये चीज़ सेल कर दो, तो भाई ड्रग्स सेल करना या फिर ड्रग्स कंसिडरेशन में देना विदाउट एनी परमिशन, ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से state that the consideration of the objective is not lawful if the prohibited by law or it is such as would defeat the provision of the law, प्रोविज़न को डिफीट करता है, लॉ के प्रोविज़न को डिफीट करता है, ठीक है। बेसिकली डिफीट ही करेगा, ऑब्वियस ही बात है, जब वो अगर इलीगल है या फिर अनलॉफुल पर्पस है तो वो लॉ की प्रोविज़न को डिफीट कर रहा है ना इनडायरेक्टली, ठीक है। इफ़ इट इज़ फ्रॉडुलेंट और इन्वॉल्व इंजरी ऑफ द टू द पर्सन or property of the another, or court regard it as a immoral or opposed to public policy। opposed to public policy बेसिकली ये होता है कि लाइक से तुमने कोई भी इलीगल पर्पस से कोई बिजनेस कर लिया, वहाँ पे किया है जहाँ पे पब्लिक ज़्यादातर रहती है, तो उनके आस पड़ोस के बैकग्राउंड को हार्म होगा ना, वहाँ पे अलग इफेक्ट पड़ेगा ना उन सब चीज़ों का, तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है। लाइट से अगर कोई भट्टी खोल दी तुमने या फिर कुछ भी ऐसी फैक्ट्री खोल दी रेजिडेंशियल एरिया में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, धुआं होएगा, पानी गंदा होएगा, एटसेट्रा होगा, तो वो पब्लिक पॉलिसी के अपोज है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ के एग्जाम्पल तो आप लोग खुद भी रीड कर सकते हो, ठीक है। ए प्रॉमिस टू ड्रॉप द प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट, ठीक है, ए प्रॉमिस टू ड्रॉप द प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी, ठीक है, अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी और फॉर रॉबरी एंड बी प्रॉमिस to restore the value of the things taken, the agreement is void as the object is unlawful. Total object from both the parties is unlawful, ठीक है। That's why this is not a contract basically, ठीक है।
सेकंड एग्जांपल पढ़ लेना, ड्रग्स वगैरह के रिलेटेड है वो, 100 kg ड्रग्स वगैरह सप्लाई करेगा, सेल करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट एलिमेंट पर हम आ गए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए कि ये वॉइड है, ठीक है। द एग्रीमेंट एंटर्ड इन टू must not be which the law declares to be either illegal or void। बेसिकली जो लॉ है, लॉ ने ये बोल दिया, लेट्स से बिहार है या फिर कोई भी अदर स्टेट है, तो वहाँ पे विस्की वगैरह का बिजनेस करना, विस्की वगैरह का सेल करना अलाउड नहीं है। जैसे कि वहाँ पर दारू अलाउड नहीं है, दारू बिकनी, ठीक है। तो वहाँ पर दारू क्या है कि इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स है बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ पे ये अलाउड नहीं है, इसीलिए तो वहाँ पे एक्सप्रेसली गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि हमारे यहाँ पे हमारे स्टेट के अंदर दारू नहीं बिकी जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट इस नेचर का नहीं होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट के थ्रू प्रोहिबिटेड है, ठीक है, या फिर कोर्ट के थ्रू या लॉ के अंदर प्रोहिबिटेड है, ठीक है। एन इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली और इमीडिएटली impliedly prohibited by law। A void agreement is one of without any effect, ठीक है। A void agreement is one without any legal effect, ठीक है। एक देखो, एक होता है वॉइड एग्रीमेंट, एक होता है इलीगल एग्रीमेंट। अब वॉइड और इलीगल के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। इलीगल एग्रीमेंट जो कि एक्सप्रेसली लॉ ने बोल दिया कि ये आप कर ही नहीं सकते किसी कीमत पे, जैसे कि ड्रग्स को आप खुले में बेच नहीं सकते किसी कीमत पे नहीं बेच सकते बेसिकली, जब तक आपके पास परमिशन या लाइसेंस नहीं है। और वो भी ड्रग्स भी सप्लाई होता है तो सिर्फ वो मेडिसिन के लिए सप्लाई होता है बेसिकली, ठीक है। अदर थिंग्स के लिए सप्लाई होगा तो वो एक इलीगल है, वो लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है। इंडियन पीनल कोड में उसके लिए सज़ा लिखी होगी, ठीक है, डेफिनेटली ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या है? वॉइड एग्रीमेंट जैसे कि ट्रेजरी वाला बोल दिया, ठीक है। वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, वो शुरुआत से ही गलत है। जब हमने बोल दिया कि मैजिक से आप ट्रेजरी ढूंढ के दिखा दो, भाई अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, दोनों एग्रीड भी हो गए, इसका मतलब या तो दोनों पागल हैं, ठीक है, या फिर फालतू की कॉन्ट्रैक्ट करके दिखा रहे हैं, पब्लिक को पागल बना रहे हैं किसी तरीके से, ठीक है, या फिर कुछ भी है, ठीक है। बेसिकली वो तो स्टूपिडिटी है, वो खुद ही पागल होंगे, ठीक है। ये जनरल, ये तो हम एक तरीके से लॉजिकली बोल रहे हैं, ठीक है। बट ये वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग है ना, ठीक है, वॉइड अब इनिशियो है, तो ये ऐसा लॉ में नहीं लिखा, बट ये पॉसिबल भी तो नहीं है क्योंकि इसमें कंडीशन ही जो है अनसर्टेन है वो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सारे एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ख़त्म होते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम, वो पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइज, और बैकग्राउंड में जितनी भी नॉइस आई है उसके लिए सॉरी, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना, ठीक है। आज बोल रहा हूँ थर्ड वीडियो में, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।